भी लगातार अखिलेश यादव के निशाने पर रहा। पहले उन्होंने कहा कि महाकुंभ कोई शब्द ही नहीं होता, फिर महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर लगातार सवाल उठाए और यह तक कहा कि कुंभ में कुछ लोग पाप धोने जाते हैं, जो पाप करते हैं वो पाप धोते हैं। इससे पहले अखिलेश यादव तक राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए। यह भी देखिए कि जब यूपी के संभल में दशकों से दबाए गए सनातन के गौरव को लौटाने की खुदाई शुरू हुई, जिसमें शिवलिंग और खंडित मूर्तियां तक मिली, इस पर भी अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास की भी खुदाई होनी चाहिए, वहां भी शिवलिंग है। इन दिनों सनातन की आस्था से जुड़ी कांवड़ यात्रा चल रही है। अखिलेश यादव कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों के स्वागत के इंतजामों पर तंज करने से नहीं चूकते। अखिलेश यादव ने कहा कि सीओ और एसडीएम कांवड़ियों के पैर दबाएं, उन्हें आराम मिलेगा। यानी अखिलेश यादव जब भी बोलते हैं ऐसा लगता है कि वो सनातन के खिलाफ बोल रहे हैं, उनको उससे दिक्कत है, ऐसा लगने लगा है। अखिलेश यादव राजनीति में नए नहीं है, ऐसे में उनके सनातन विरोधी बयानों को 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए उनके पीडीए वाले फॉर्मूले से जोड़कर देखा जा रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अखिलेश यादव यह मानकर चल रहे हैं कि मुस्लिम वोट बैंक ही उन्हें 2027 में यूपी की सत्ता में वापसी करवाएगा। ऐसा क्यों, इसके लिए यूपी में मुस्लिम वोटर्स का गणित समझना जरूरी है। 2011 की जनगणना के मुताबिक यूपी में मुसलमानों की आबादी 3,85,00,000 के करीब, यानी राज्य की कुल आबादी का करीब 20%। राज्य की 403 विधानसभा सीटों में यह लगभग 1/3 यानी 143 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर्स का अच्छा प्रभाव है। यूपी की 43 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स पूरी तरह निर्णायक भूमिका निभाते हैं। पिछले चुनावों की बात करें तो 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को करीब 83% मुसलमानों के वोट मिले और पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को करीब 90% मुस्लिम वोट मिले। यानी एक्सपर्ट्स को लगता है कि अखिलेश यादव ये माने बैठे हैं कि मुसलमान का भर भर के वोट तो मिल जाएगा जब वो ऐसी बातें करेंगे, और हिंदू को वो जाति में बांटकर जो है, जिस तरह की पॉलिटिक्स सालों से चली है, वहां से यादव का वोट, इसका वोट वगैरह वगैरह मिल ही जाएगा। उनको लग रहा है कि जो लोकसभा में प्रयोग किया उन्होंने वो सफल हो जाएगा और इसलिए खुलकर अपनी बात इस तरह से कह रहे हैं। लेकिन सीएम योगी ने 2027 चुनाव के लिए जिस तरह सनातन की लाइन पकड़ी, उससे अखिलेश यादव कंफ्यूज भी हो रहा है। एक तरफ अखिलेश यादव कांवड़ यात्रा के इंतजामों पर तंज करते हैं, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की एक कांवड़ यात्रा का वीडियो ट्विटर पर शेयर कर रहे हैं, जिसका आयोजन समाजवादी पार्टी के एक नेता ने किया। हालांकि अगर आप इस कांवड़ यात्रा में लगी अखिलेश यादव की तस्वीरों को देखेंगे तो इसके आयोजन का मकसद आसानी से समझ आ जाएगा कि भक्ति किसकी हो रही है। कांवड़ यात्रा पर सवाल उठाने वालों को कांवड़ यात्रा के ये भक्ति वाले रंग भी देखने चाहिए, जिसका जिक्र आज सीएम योगी ने भी किया। ये तस्वीर देखिए, भोले बाबा का एक भक्त एक कंधे पर गंगा जल और दूसरे कंधे पर अपनी मां को बिठाकर कांवड़ यात्रा पर निकला है। यह तस्वीर कांवड़ यात्रा और श्रवण कुमार से जुड़ी पौराणिक मान्यता की याद दिला रही है, जिसमें श्रवण कुमार अपने माता पिता को कांवड़ में बैठाकर हरिद्वार तक पैदल यात्रा करते हैं। कांवड़ यात्रा की एक और हैरान करने वाली तस्वीर देखिए, एक पत्नी ने आस्था और समर्पण की मिसाल कायम की है। यूपी के मोदी नगर की आशा अपने दिव्यांग पति को कांवड़ यात्रा पर ले गई। आशा के पति चल नहीं पाते, इसलिए आशा अपने पति को कंधे पर उठाए कांवड़ यात्रा कर रही हैं। आशा अपने पति सचिन को कंधे पर बैठाकर 170 किलोमीटर पैदल चलकर हरिद्वार पहुंची। वहां पर दक्षेश्वर महादेव मंदिर में भोलेनाथ का गंगा जल से अभिषेक। सोचिए, 170 किलोमीटर पैदल चलना, उतना ही वापस लौटना और इस दौरान पति को कंधे पे उठा के चलना। आशा की शिव भक्ति चर्चा में बनी हुई। लोग कह रहे हैं कि एक तरफ जहां पतियों को मारने वाली पत्नियों की खबरें आ रही हैं, ऐसे में आशा का अपने पति के लिए समर्पण तारीफ के काबिल है। और दूसरा, लोग ये भी कह रहे हैं कि ये भी तो तस्वीर है कांवड़ यात्रा की, ये क्यों नहीं दिखाते? लाखों करोड़ों कांवड़िए शांति से जल चढ़ा रहे हैं, वो क्यों नहीं बताते? एक घटना, 2 घटना, 3 घटना कहीं हो गई, उस पर इतना हंगामा। सुनिए आशा ने कांवड़ यात्रा के दौरान आने वाली कठिनाइयों पर क्या बताया। कठिनाई तो बहुत हो रही है, लेकिन बस भोलेनाथ जैसा साथ दे दिया, जैसे एक उम्मीद जगा दी अंदर, तो उस उम्मीद को बस तोड़े नहीं। वो उम्मीद हमारी जैसी है ऐसी चलती रहे। कांवड़ यात्रा भक्तों के समर्पण और आस्था की परीक्षा लेती है। कई भक्त हैं कांवड़ यात्रा के दौरान कठिन तपस्या करते हैं। मुजफ्फरनगर से ऐसा ही एक शिव भक्त कांवड़ यात्रा के लिए निकला है, जो अपने दांतों से 101 लीटर की कांवड़ को खींच रहा है। यह अपने आप में हैरान करने वाला है। रुतवा गुर्जर नाम के कांवड़िए की मनोकामना है कि गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा मिलना चाहिए और इस मनोकामना को पूरी करने के लिए अपने दांतों से कांवड़ खींच रहे हैं। रोज 10 किलोमीटर कांवड़ दांतों से खींचते हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि 23 जुलाई को यात्रा पूरी करके भगवान शंकर का अभिषेक गंगा जल से करेंगे। कांवड़ यात्रा का भगवान राम और रावण से क्या कनेक्शन है, वो भी अब आपको आगे बताऊंगा। पहले कांवड़ यात्रा की एक और तस्वीर देखिए।
एक शिव भक्त जो रावण के भेष में कावड़ यात्रा कर रहा है, इनका नाम मूलचंद त्यागी है। यह हरिद्वार से दिल्ली तक पैदल यात्रा कर रहे हैं। इनका कहना है कि भगवान शिव के सबसे बड़े भक्त तो रावण थे। ये भी खुद को भगवान शंकर का बड़ा भक्त मानते हैं और इसलिए रावण के भेष में कावड़ लेकर जा रहे हैं। तो अलग अलग रंग हैं कावड़ियों के। कावड़ यात्रा का उल्लेख हमारे पुराणों में भी मिलता है और कावड़ यात्रा से जुड़ी कई मान्यताएं हैं। कावड़ यात्रा से लंकापति रावण के कनेक्शन को लेकर भी मान्यता है। रावण खुद को महादेव का सबसे बड़ा भक्त मानता था, लेकिन एक बार रावण ने कुछ ऐसा किया जिससे भगवान शंकर नाराज हो गए। रावण ने एक बार कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश की। कैलाश पर्वत पर ही भगवान शंकर का निवास है। रावण की कोशिश से भगवान शंकर क्रोधित हो गए। भगवान शंकर ने क्रोधित होने पर रावण से अपनी गलती, जब वो क्रोधित हो गए तो रावण ने अपनी गलती मानी और भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए रावण ने उनका अभिषेक किया। अभिषेक के लिए रावण कांवड़ में गंगा जल लेकर आया था। कांवड़ को कंधे पर रखकर रावण गंगा जल लेकर आया था। ऐसी मान्यता है कि इसी के बाद कांवड़ यात्रा में कांवड़ को कंधे पर रखकर चलने की परंपरा शुरू हुई। मान्यता यह भी है कि कांवड़ यात्रा करने वालों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी तरह से कांवड़ यात्रा की एक मान्यता भगवान श्री राम से जुड़ी है। भगवान श्री राम और महादेव की भक्ति के कई प्रसंग हमारे पुराणों में मिलते हैं। कांवड़ यात्रा से जुड़ा एक प्रसंग आनंद रामायण में मिलता है, जिसके मुताबिक भगवान राम को पहला कांवड़िया कहा गया है। भगवान राम ने बिहार के सुल्तानगंज से गंगा जल लिया था और कांवड़ में गंगा जल लेकर श्री राम देवघर तक पैदल गए थे। देवघर में श्री राम जी ने गंगा जल से शिवलिंग का जलाभिषेक किया था। यानी कांवड़ यात्रा का इतिहास बहुत पुराना है। कांवड़ यात्रा के बारे में हमारे ग्रंथों, पुराणों, सब जगह लिखा हुआ है और इसलिए कांवड़ यात्रा को टारगेट करने के पहले थोड़ा सोचना और समझना चाहिए। और पाठशाला में अब अगली क्लास, जिसमें आपको बताऊंगा इधर ट्रंप ने ठोका, उधर चीन का धोखा। पाकिस्तान और मुनीर के साथ गजब कांड कर दिया पीएम मोदी ने भाई। हाफिज मरने की कगार पर मुनीर का खास सैफुल्ला भी टारगेट लिस्ट पर आया। रातों रात क्या खेला हो गया। मोदी, जिनपिंग और पुतिन क्या ट्रंप का इलाज करने के लिए चीन के साथ सेटिंग गेटिंग करने वाले हैं पीएम मोदी के। नरेंद्र मोदी से भिड़ने चले पाकिस्तान के फर्जी फील्ड मार्शल असीम मुनीर के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। असीम मुनीर कभी अमेरिका के दम पर, कभी चीन के दम पर उछलता है। उसे लग रहा था कि नरेंद्र मोदी से उसे अमेरिका और चीन बचा लेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने ऐसा गेम पलट दिया कि एक झटके में मुनीर की हवाबाजी निकल गई। क्योंकि आप देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस मुनीर को अमेरिका बुलाकर ट्रंप लंच करवा रहे थे, जिस मुनीर के आतंक पर अमेरिका कुछ बोलने को तब तक तैयार नहीं था, उस अमेरिका को कुछ ही महीने में नरेंद्र मोदी ने ऐसा टाइट किया कि अमेरिका ने पहलगाम हमला करवाने वाले आतंकी संगठन TRF, द रेजिस्टेंट फ्रंट, को बैन करने का ऐलान कर दिया। इसका सीधा मतलब यह है कि अमेरिका ने भी मान लिया है कि पहलगाम अटैक पाकिस्तान ने कराया। अमेरिका ने भी मान लिया है कि पहलगाम अटैक को द रेजिस्टेंस फोर्स ने अंजाम दिया। अमेरिका ने मान लिया है कि द रेजिस्टेंस फोर्स लश्कर तैयबा का ही मुखौटा संगठन है और यह आतंकियों का संगठन। अमेरिका से यह ऐलान करवा लेना भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है और इससे पाकिस्तान और असीम मुनीर की बैंड बजने वाली है। क्योंकि TRF का अमेरिका से बैन होने का मतलब यह है कि असीम मुनीर को अब सैफुल्ला कसूरी जैसे आतंकवादी को पालने की कीमत चुकानी होगी। सैफुल्ला कसूरी को असीम मुनीर हाफिज सईद का उत्तराधिकारी बनाने में जुटा था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक ही दाव में असीम मुनीर, सैफुल्ला कसूरी और हाफिज सईद सबका खेल खत्म कर दिया। नरेंद्र मोदी की इस कूटनीतिक स्ट्राइक से पाकिस्तान का क्या बुरा हाल होने वाला है, आज आपको यह बताऊंगा। साथ ही यह भी बताऊंगा कि कैसे मोदी ने अमेरिका और चीन दोनों को सेट करके मुनीर का पूरा खेल बिगाड़ दिया। नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़ा गेम तो यह पलटा है कि जिस मुनीर को ट्रंप लंच करवा रहे थे, उसी मुनीर को ट्रंप से तमाचा लगवा दिया। पहलगाम हमला करवाने वाले जिस TRF को असीम मुनीर पाल रहा था, जिस TRF को नरेंद्र मोदी ने अमेरिका से बैन करवा दिया। अमेरिका ने कहा है कि उसने पाकिस्तान समर्थित TRF को विदेशी आतंकवादी संगठन और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी की लिस्ट में डाल दिया। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बयान जारी करके इसकी जानकारी दी और इसकी वजह भी बताई। रूबियो ने प्रेस स्टेटमेंट में कहा कि लश्कर तैयबा के मुखौटे और प्रॉक्सी TRF ने 22 अप्रैल 2025 को भारत के पहलगाम में हुए हमले की जिम्मेदारी ली थी। रूबियो ने कहा कि अब TRF को भी लश्कर तैयबा का हिस्सा माना जाएगा। रूबियो ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह फैसला पहलगाम अटैक के इंसाफ के लिए किया है और TRF पर यह कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के प्रति ट्रंप प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका सीधा मतलब यह है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को इशारा दे दिया है कि भारत मारेगा तो अमेरिका पाकिस्तान को बचा नहीं पाएगा। भारत के रास्ते में अमेरिका नहीं आएगा, कोई टांग नहीं अड़ाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसी वजह से कहा है कि TRF को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित करने के अमेरिका के फैसले पर खुशी है। यह भारत और अमेरिका के बीच मजबूत होते रिश्ते की पहचान।
यह मोदी की डिप्लोमेसी का दम है कि अमेरिका को मानना पड़ा कि टीआरएफ आतंकी संगठन है जिसने पहलगाम अटैक किया। इसके लिए भारत ने पहलगाम हमले के बाद पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एक्सपोज करने की रणनीति बनाई। अमेरिका, रूस, यूरोप तक प्रतिनिधिमंडल भेजे, अलग अलग मंच पर पाकिस्तान की करतूतों का खुलासा किया। पहलगाम अटैक में पाकिस्तान की भूमिका के सबूत दिए गए। टीआरएफ के आतंकियों, उनके नेटवर्क से जुड़े सबूत दुनिया के सामने पेश किए गए। तो जो लोग पूछ रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद नरेंद्र मोदी ने डेलीगेशन भेजा, ये किया, वो किया, उससे क्या हुआ, ये हुआ। इसी का नतीजा है कि अब पूरी दुनिया कह रही है कि पहलगाम अटैक में पाकिस्तान का रोल था। जो लोग कहते थे कि विदेशों में मोदी ने अपनी टीमें भेजकर क्या हासिल कर लिया, जो कहते थे कि थरूर को अमेरिका भेजने से क्या मिल गया, वो आज देखें क्या मिल गया। आज पीएम मोदी ने खुद ये कहा कि ये नया भारत है जो अपने दुश्मनों को सजा देने के लिए जमीन आसमान एक कर देता है। सुनिए पीएम को। भारत तो पहले दिन से जानता था कि पहलगाम अटैक में टीआरएफ का हाथ है, लेकिन अब अमेरिका से टीआरएफ को वैश्विक आतंकी संगठन घोषित करवाकर कैसे मोदी ने मुनीर को झटका दिया है, यह भी आपको समझना चाहिए। भाई, मुनीर चाहता था कि वो पहलगाम अटैक के मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी को लश्कर तैयबा का नया चीफ बना दे और बूढ़े हो चुके हाफिज सईद को मरवाकर उससे पीछा छुड़ा ले। इससे मुनीर दो काम करना चाहता था, एक तो लश्कर को नए सिरे से दोबारा खड़ा करना और दूसरा मुंबई अटैक के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को लेकर भारत का दबाव खत्म कर देना। लेकिन मोदी ने टीआरएफ को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित करवाकर सैफुल्लाह कसूरी और हाफिज सईद दोनों को एक साथ निपटा दिया, क्योंकि लश्कर का सारा गेम तो टीआरएफ के दम पर चल रहा था। लेकिन अब टीआरएफ की विदेशी फंडिंग पर रोक लग जाएगी। टीआरएफ के आतंकियों के सारे विदेशी बैंक खाते फ्रीज हो जाएंगे। टीआरएफ पर बैन लगने से सैफुल्लाह कसूरी भी वैश्विक आतंकी बन गया है और हाफिज सईद को तो संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका पहले ही वैश्विक आतंकी घोषित कर चुके हैं। यानी अब अगर मुनीर ने कसूरी और हाफिज सईद जैसे आतंकियों की फील्डिंग करनी नहीं छोड़ी तो मुनीर के लिए भी मुसीबत और बढ़ जाएगी। अमेरिका ने टीआरएफ को बैन करके सिर्फ मुनीर के मुंह पर तमाचा ही नहीं मारा, बल्कि पाकिस्तान सरकार को भी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। क्योंकि पहलगाम अटैक के बाद जब संयुक्त राष्ट्र ने पहलगाम अटैक में टीआरएफ को दोषी बताया था, तब कैसे पाकिस्तान के विदेश मंत्री पाकिस्तान की संसद में खड़े होकर टीआरएफ का बचाव कर रहे थे। 22 अप्रैल को पहलगाम टेरर अटैक करने के फौरन बाद लश्कर तैयबा चीफ हाफिज सईद और सैफुल्लाह कसूरी के आदेश पर टीआरएफ ने हमले की जिम्मेदारी ले ली, लेकिन बाद में पलट गया क्योंकि उसको समझ में आ गया कि मामला गड़बड़ा गया है। कहने लगा कि पहलगाम अटैक में तो टीआरएफ का कोई हाथ ही नहीं है, हमारी तो वेबसाइट हैक हो गई, टीआरएफ ने तो हमले वाला बयान ही नहीं दिया था। दरअसल टीआरएफ के बयान से पलटना असीम मुनीर के दिमाग की उपज थी। असीम मुनीर जानता था कि अगर पहलगाम अटैक में टीआरएफ का लिंक आ गया तो इसका सीधा मतलब होगा कि हमले को लश्कर तैयबा ने अंजाम दिया। लश्कर तैयबा की भूमिका साबित होने पर पाकिस्तानी फौज और आईएसआई की साजिश का भी खुलासा हो जाता। लेकिन पहले टीआरएफ ने पहलगाम अटैक की जिम्मेदारी लेकर मुनीर की प्लानिंग बर्बाद कर दी और रही सही कसर पहलगाम अटैक के मास्टरमाइंड लश्कर आतंकी सैफुल्लाह कसूरी ने पूरी कर दी। मुनीर के मना करने के बाद भी वो कैसे पहलगाम अटैक का मास्टरमाइंड होने पर खुशी इजहार कर रहा था। अमेरिका ने टीआरएफ को बैन किया तो इसका एक सीधा मतलब यह भी है कि अब पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड और टीआरएफ के आतंकी आका सैफुल्लाह कसूरी का नंबर कभी भी आ सकता है। हालांकि टीआरएफ को बैन करने से पाकिस्तान सैफुल्लाह जैसे आतंकियों को पालना बंद नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान की पूंछ सीधी नहीं हो सकती। लेकिन टीआरएफ पर इंटरनेशनल बैन लगने से होगा यह कि असीम मुनीर और पाकिस्तान को इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी, क्योंकि अगर सैफुल्लाह को भारत ने निपटा दिया तो पाकिस्तान किसी के सामने जाकर रोना भी नहीं रो पाएगा, और अगर सैफुल्लाह को पालता रहा तो पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट हो जाएगा। अमेरिका में टीआरएफ के ब्लैकलिस्ट होने के बाद पाकिस्तान का एफएटीएफ में ब्लैकलिस्ट होने का चांस और बढ़ गया है, क्योंकि एफएटीएफ ने पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि अगर पहलगाम अटैक में पाकिस्तानी आतंकी संगठन का हाथ निकला तो पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। अब अगर पाकिस्तान कसूरी, हाफिज जैसे आतंकवादियों को पालता रहेगा तो वो पूरी दुनिया में बैन हो जाएगा, और अगर पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट हो गया तो पाकिस्तान की कब्र खुद नहीं तय, क्योंकि पाकिस्तान पर पहले ही 21 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। पाकिस्तान के 10 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं, 1 करोड़ से ज्यादा लोग भूखमरी के शिकार हैं। तो वहां से भीख का पैसा नहीं आएगा तो लोग जिंदा कैसे रहेंगे? पाकिस्तान की हालत यह है कि वो दूसरे देशों से मिली भीख पर पूरी तरह से जिंदा है। वो एफएटीएफ में ब्लैकलिस्ट होना अफोर्ड ही नहीं कर सकता, क्योंकि इसका मतलब होगा कि पाकिस्तान को कोई भी विदेशी संस्था लोन नहीं देगी, पाकिस्तान से कोई बिजनेस नहीं करेगा, पाकिस्तान से मल्टीनेशनल कंपनियां अपना कारोबार समेट लेंगी। यानी एफएटीएफ से ब्लैकलिस्ट हो गया अगर पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में आफत ही आफत आई। और पाकिस्तान के जो लक्षण हैं वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान का एफएटीएफ में भी ब्लैकलिस्ट होना लगभग तय है। मोदी ये तय करके बैठे हैं कि वो पहलगाम के मास्टरमाइंड सैफुल्लाह को भी ठोकेंगे और उसके मददगार पाकिस्तान को भी ब्लैकलिस्ट करवा के मानेंगे। पाकिस्तान को लग रहा होगा कि चीन उसे बचाएगा, लेकिन मोदी ने तो चीन को भी ऐसा सेट किया है कि वो तो खुद भारत से दोस्ती के लिए अलबलाया हुआ है। आज ही चीन ने कहा है कि वो भारत और रूस के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है।
चीन ने यह बयान दिया है कि वो रूस और भारत के साथ डायलॉग बनाए रखने को तैयार है। चीन का कहना है कि तीनों देश आपस में बात करेंगे तो इससे तीनों देशों का हित है। आप देखिए कि अभी तक जो अमेरिका और चीन पाकिस्तान की साइड ले रहे थे, वो अब भारत की बात सुन रहे हैं, क्योंकि ये नया भारत है। यही वजह है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के लाख गिड़गिड़ाने के बाद भी टीआरएफ को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। दूसरी तरफ चीन की बोलती बंद कर दी। भारत बार बार चीन में बैठकर पाकिस्तान की पोल खोल रहा है और चीन जवाब नहीं दे पा रहा। हालत यह है कि चीन अब हर मुद्दे पर भारत से बातचीत की कोशिश में जुट चुका है। पीएम मोदी जो करते हैं डंके की चोट पे करते हैं, और यही वजह है कि चीन से न सिर्फ बात हो रही है बल्कि आंख में आंख डालकर बात हो रही है। पिछले 22 दिनों से भारत की तरफ से चीन के 3 हाई प्रोफाइल दौरे हुए हैं और हर बार भारत ने दिखा दिया है कि अब चीन से जो बात होगी वो बराबरी की होगी। 23 जून को एनएसए अजीत डोभाल ने बीजिंग का दौरा किया। उन्होंने चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ सीमा विवाद पर बात की। इसके 2 दिन बाद 26 जून को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किंगदाओ की यात्रा की। यहां उन्होंने एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। फिर 15 जुलाई को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन का दौरा किया, जहां उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तक पीएम मोदी का मैसेज पहुंचाया। एनएसए अजीत डोभाल और राजनाथ सिंह ने चीन पहुंचकर पाकिस्तान के खिलाफ जमीन तैयार की। इसके बाद जब विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन पहुंचे तो उन्होंने चीन के राष्ट्रपति को पीएम मोदी का मैसेज दिया कि आतंकवाद पर पाकिस्तान का साथ और भारत से दोस्ती का हाथ एक साथ नहीं मिलाया जा सकता। इसके बाद जब एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार मौजूद थे, इशाक डार के सामने जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को जमकर लड़ाड़ा और पाकिस्तान को पूरी दुनिया के लिए खतरा बता दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि एससीओ देशों से अपील है कि वो आतंकवादियों को पनाह और समर्थन देने वालों के खिलाफ ठोस एक्शन लें। जयशंकर ने पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए साफ कर दिया कि भारत ने जवाबी कार्रवाई की है और आगे भी करेगा। उन्होंने यूएन सुरक्षा परिषद के बयान का हवाला देते हुए कहा कि दोषियों को न्याय के कटघरे में लाना बहुत जरूरी है। चीन तो अब पूरी कोशिश में जुटा है कि भारत से रिश्ते जल्द से जल्द सुधर जाएं और रिश्तों पर जमी बर्फ तेजी से पिघले। यही वजह है कि चीन अब पीएम मोदी की मेजबानी की तैयारी कर रहा है। 31 जुलाई और 1 अगस्त को चीन के तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन होना है। एससीओ बैठक में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी भी चीन जा सकते हैं। पीएम मोदी के अलावा रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी इसमें शामिल हो सकते हैं।